हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस में। तो हम लोग कर रहे थे क्या एसएसटी सेकंड ग्रेड के मॉडल टेस्ट पेपर हम लोग कर रहे थे। पर आज से हम और एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सेकंड ग्रेड के लिए जो फर्स्ट पेपर है जीके वाला पोर्शन वो कवर करने वाले हैं। तो ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है जो सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम दे रहे हैं, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो। फर्स्ट पेपर तो सभी को देना ही देना है। तो उसके लिए काफ़ी सारे बच्चों के कमेंट आए कि मैम प्लीज़ फर्स्ट पेपर का भी आप करवा दीजिए मॉडल पेपर। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉडल टेस्ट पेपर फर्स्ट पेपर के लिए। तो सारे ही प्रश्न जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसको देखने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है। पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना है। बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है जिससे कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो एसएसटी के साथ में हम फर्स्ट पेपर की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि एग्ज़ाम आपकी जो है वो बहुत ही पास आ गई है और इस टाइम आप रिवीजन कर रहे होंगे सारे बच्चे। तो इन मॉडल टेस्ट पेपर के जरिए जो है आप अपना स्कोर जो पता कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर जो वो बन रहे हैं, और कमेंट करके अपनी स्कोर ज़रूर बताएंगे कि मैम हमारे इतने नंबर आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहला प्रश्न है हमारा, जयपुर, दौसा तथा टोंक किस पर्यटन परिपथ में सम्मिलित हैं। तो देखिए जयपुर, दौसा और टोंक जो है वो शामिल होते हैं किसमें, बागड़ में, गोडवार में, ढूंढाड़ में या मारवाड़ में। तो सभी को पता है जो जयपुर है वो कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आएगा, ढूंढाड़ क्षेत्र में आता है। तो जयपुर, दौसा और टोंक जो है वो ढूंढाड़ पर्यटन परिपथ में, या फिर आप ढूंढाड़ सर्किट भी इसको बोल सकते हैं, ढूंढाड़ सर्किट के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, अब ढूंढाड़ का हमको पता चल गया। अब बागड़ का अगर हम देखें तो बागड़ में सभी को पता है क्या आएंगे, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा। ठीक है। गोडवार में अगर देखें तो गोडवार में कौन सा, सिरोही, पाली, जालौर वाला क्षेत्र आ जाएगा। ढूंढाड़ का बता ही दिया, जयपुर, दौसा और टोंक। मेरवाड़ा का अगर देखें तो मेरवाड़ा में अजमेर हो गया, नागौर हो गया। तो ये अजमेर, पुष्कर, मेड़ता, नागौर वाला जो सर्किट है वो मेरवाड़ा के अंतर्गत आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। गणेश्वर की खुदाई के संदर्भ में सबसे असत्य कथन का हमको चयन करना है कि गलत कौन सा है। हर बार बताती हूँ, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, क्या पूछा है क्वेश्चन में। तो गणेश्वर सभ्यता जो है वो नीम का थाना में है, सही है। कौन सी रिवर के किनारे खोजी गई, कांतली रिवर के, एकदम सही। गणेश्वर में राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के द्वारा खुदाई की गई लगभग 5000 वर्ष पुरानी संस्कृति यहाँ प्रकाश में आई, एकदम सही। यहाँ हड़प्पा से तांबा प्राप्त किया जाता था। तो देखिए ये गलत हो जाएगा ना, यहाँ हड़प्पा से तांबा प्राप्त नहीं किया जाता था। जो ये लोग हैं ये तांबा कहाँ से, खेतड़ी, नीमका थाना के पास में पड़ता है, जो कि खेतड़ी तांबा के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और अलवर की जो खोतरीबा की खान है वहां से ये प्राप्त करते थे, ना कि हड़प्पा से। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तांबे की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्थल है, एकदम सही है। उसी के साथ में गणेश्वर जो सभ्यता है उसको क्या बोलते हैं, पुरातत्व का पुष्कर बोला जाता है। पुरातत्व का क्या बोलते हैं, पूरा तत्व का, दोबारा लिख देती हूं, पुरातत्व का पुष्कर बोला जाता है किसको, गणेश्वर सभ्यता को। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखनी है ये सारी चीजें। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन मत्स्य की राजधानी थी, मत्स्य जनपद की राजधानी थी, जिसका उल्लेख जो है वो महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया, जो जयपुर, अलवर और भरतपुर के हिस्सों तक फैला था। तो सभी को पता है मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी, बैराठ। बैराठ क्या थी, मत्स्य जनपद की राजधानी। अब बैराठ जो है वो, बैराठ का प्राचीन नाम अगर देखें हम तो क्या हो जाएगा, विराट नगर। विराट नगर जो है वो महाजनपद काल में मत्स्य जनपद की राजधानी थी। ठीक है, बैराठ की अगर प्रमुख विशेषताएं हम अगर देखें तो बैराठ से मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त होते हैं, हमको अशोक के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। बुद्ध अवशेष प्राप्त होते हैं, बौद्ध धर्म के अवशेष यहाँ से प्राप्त होते हैं। यहाँ जो चमकीले मृद भांड वाली संस्कृति है वो यहाँ से मतलब हमको प्राप्त होती है। उसी के साथ में अगर देखें जो बैराठ लोग हैं ना वो लौह धातु से क्या थे, लौह धातु से परिचित थे, उनको लौह धातु का ज्ञान था।
क्यों? क्योंकि यहाँ से लोहे के तीर और भाले प्राप्त होते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लोहे के तीर और भाले यहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बैराठ के लोग हैं वो लौह धातु से क्या थे? परिचित थे। उसी के साथ में अगर देखें तो यहाँ से जो मुगल काल में टकसाल है ना, उसके प्रमाण प्राप्त होते हैं। क्यों? क्योंकि जो मुगल काल के सिक्के थे उन पर क्या अंकित मिलता है? बैराठ अंकित मिलता है। इसलिए कह सकते हैं कि जो मुगल काल में टकसाल है हुआ करती थी, क्योंकि यहाँ पर बैराठ अंकित जो है वो हमको प्राप्त होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विराटनगर या बैराठ। अगला क्वेश्चन है, मंडोर प्रतिहार वंश के किस शासक से वंशावली प्रारंभ होती है? मंडोर प्रतिहार पूछा है, ठीक है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज प्रतिहारों के बारे में आपको याद रखना है। डॉक्टर R.C. मजूमदार ने क्या कहा है? मजूमदार ने कहा है कि जो प्रतिहार शब्द है, प्रतिहार शब्द है ना, वो प्रतिहार जाति के लिए इसका प्रयोग हुआ, मंडोर के प्रतिहारों के लिए इसका प्रयोग हुआ है प्रतिहार शब्द का, ठीक है। क्योंकि जो ये प्रतिहार है अपने आप को किसका वंशज मानते थे? लक्ष्मण का वंशज मानते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो प्रतिहार मंडोर के प्रतिहार लोग हैं वो किसको अपना वंशज मानते थे? तो लक्ष्मण जी के वंशज मानते थे ये अपने आप को। ये गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी रही है मंडोर। किसकी प्रारंभिक राजधानी रही है? गुर्जर प्रतिहारों की। अब देखिए घटियाल शिलालेख जो है उसमें मंडोर के प्रतिहार वंश की प्रारंभिक स्थितियों और वंशावली हमको मिलती है। किसमें? घटियाल शिलालेख में। ये अलग चीज है। किसमें? घटियाल शिलालेख में जो है वो मंडोर के प्रतिहार वंश है ना, उनकी प्रारंभिक स्थिति और उनकी वंशावली हमको प्राप्त होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगली चीज ये आती है कि प्रतिहार वंश का संस्थापक हम किसको मानते हैं? तो देखिए प्रतिहार वंश का संस्थापक माना जाता है हरिश्चंद्र का। क्वेश्चन पूछा है मंडोर प्रतिहार वंश, लेकिन ये राइट आंसर नहीं होगा। प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन माने जाते हैं? हरिश्चंद्र माने जाते हैं। हरिश्चंद्र जो है उनके नाम अगर देखे, उपाधि देखे तो गुर्जर प्रतिहारों के आदि पुरुष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आदि पुरुष। किसके? गुर्जर प्रतिहारों के। और गुर्जर प्रतिहारों का मूल पुरुष भी इनको कहा जाता है। तो ये हरिश्चंद्र के बारे में आपको याद रखना है। अब देखिए जो हरिश्चंद्र थे इनकी दो पत्नियां थी, ठीक है। एक पत्नी क्या थी? इनकी ब्राह्मण थी और एक पत्नी जो है वो क्षत्रिय थी। तो क्षत्रिय पत्नी का नाम क्या था? भद्रा था। अब घटियाल शिलालेख के अनुसार ये बताया गया है कि जो ब्राह्मण पत्नी थी उससे क्या है, 4 पुत्र इनको प्राप्त हुए थे। 4 पुत्र पैदा हुए थे, भोगभट, कदक, रज्जिल और दह। ये 4 पुत्र जो है वो ब्राह्मण पत्नी से उत्पन्न हुए थे। हरिश्चंद्र ने इन चारों पुत्रों, हरिश्चंद्र के जो ये चारों पुत्र हैं, इन्होंने क्या किया था? मंडोर, यानी पहले क्या नाम था मंडोर का? मांडव्यपुर, ठीक है। इस मंडोर का ही प्राचीन नाम है। तो हरिश्चंद्र के जो ये चारों पुत्र हैं इन्होंने मंडोर को जीता और मंडोर के चारों तरफ इन्होंने परकोटा बनाया था। तो मंडोर के प्रतिहार वंशावली हरिश्चंद्र के जो तीसरे पुत्र थे, कौन? मैंने अभी नाम बताया है आपका, भोगभट, कदक, रज्जिल और दह। ये 4 पुत्र थे। तो हरिश्चंद्र के तीसरे पुत्र थे कौन? रज्जिल। रज्जिल से जो है वो मंडोर प्रतिहार वंश की जो है वंशावली प्रारंभ मानी जाती है। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, काफी सारे बच्चे जो हरिश्चंद्र पे टिक लगा के आएंगे। हरिश्चंद्र प्रतिहार वंश के संस्थापक थे, ना कि मंडोर प्रतिहार वंश की वंशावली स्टार्ट होती है यहां से। तो ये याद रखना है। रज्जिल ने जो है वो मंडोर के आसपास क्षेत्र को जीता और इसके राज्य का विस्तार इन्होंने काफी दूर बनाया और इन्होंने जो है वो अपने राज्य की राजधानी बनाई थी मंडोर को। तो मंडोर जो प्रतिहार वंश की वंशावली है वो रज्जिल से प्रारंभ होती है, ना कि हरिश्चंद्र से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जालोर के चौहान वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए जालोर के जो चौहान वंश के संस्थापक माने जाते हैं कानड़देव, कीर्तिपाल, रतन सिंह, हमीरदेव। कौन माने जाते हैं जालोर वंश के संस्थापक? तो ये माने जाते हैं कौन? कीर्तिपाल। कीर्तिपाल जो है वो जालोर के चौहान वंश के संस्थापक मानते हैं, जालोर के चौहान वंश के। जालोर का प्राचीन नाम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या था? जाबालीपुर,
जाबालीपुर प्राचीन नाम था क्योंकि यहाँ जाबाली ऋषि यहाँ रहा करते थे, इसलिए इसका नाम क्या था, जाबालीपुर। यहाँ पर कौन सा किला मिलता है हमको, तो स्वर्णगिरी किला मिलता है। कौन सा, स्वर्णगिरी। स्वर्णगिरी अलग है, सुवर्णगिरी अलग है। तो यहाँ के शासक अपने आप को क्या मानते थे, सोनाग्रा चौहान कहलाते थे। यहाँ के शासक क्या कहलाते थे, सोनाग्रा चौहान कहलाते थे। कहाँ के शासक, जालोर के शासक। अब कीर्तिपाल जो है वो, कीर्तिपाल ने चौहान वंश की स्थापना 1181 ईस्वी में की थी। ये जो है वो कुंतमाल परिवार को इन्होंने हराया था और जालोर में चौहान वंश की स्थापना की थी। आ गया आंसर। अब देखिए कीर्तिपाल जो है वो नाडोल की चौहान शाखा के जो अल्हण का पुत्र, कल्हण के भाई थे। तो ये भी आपको याद रखना है, किसके पुत्र थे, अल्हण के पुत्र थे। कीर्तिपाल के समकालीन कौन था, जो समकालीन मेवाड़ का शासक, तो कीर्तिपाल के समकालीन मेवाड़ का शासक कौन था, सामंत सिंह। सामंत सिंह जो है वो मेवाड़ के शासक थे, किसके समकालीन, कीर्तिपाल के समकालीन। कीर्तिपाल ने इनको 1179 में जो है वो इन्होंने हराया था और सोनगढ़ पहाड़ी पर स्वर्णगिरी दुर्ग का इन्होंने फिर निर्माण करवाया। रिवर पूछे, स्वर्णगिरी दुर्ग कौन सी रिवर के किनारे है, तो सूकड़ी नदी के किनारे है। तो ये दोनों आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, स्वर्णगिरी और सूकड़ी, तो सुसु है ना। तो स्वर्णगिरी दुर्ग और सूकड़ी रिवर दोनों आपको याद रखने हैं, बिल्कुल नहीं भूलना है। सुंदा अभिलेख में जो राजेश्वर उपाधि इनको प्राप्त होती है कीर्तिपाल को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है। कौन से अभिलेख में जो है वो कीर्तिपाल को राजेश्वर कहकर पुकारा गया है, तो सुंदा अभिलेख में। उसी के साथ में मोहनोत नैन्सी ने भी अपनी रचना नैन्सी ख्यात में जो है वो कीर्तिपाल को क्या कहा है, कि तू ए महान शासक, कि तू एक महान शासक। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है। नैन्सी ख्यात में नैन्सी जी ने ये कहा है, मोहनोत नैन्सी ने। तो कीर्तिपाल के बारे में सारी डिटेल मैंने आपको बता दी है यहाँ पे। आई होप आपको ये समझ में आया हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था। कौन सा शासक है जो कि महाराणा जगत सिंह के बाद में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा था। तो देखिए महाराणा जगत सिंह के बाद में मेवाड़ की गद्दी पर बैठा उनका पुत्र कौन, महाराणा राज सिंह। राज सिंह जो है वो मेवाड़ की गद्दी पर बैठे थे, ये महाराणा जगत सिंह के पुत्र थे। अगर इनका शासनकाल देखिए आपको याद रखना ही पड़ेगा। 1652 से लेकर 1680 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। इनकी उपाधियां अगर हम देखें तो विजय कटकातु इनको कहा जाता है, कटकातु। देखिए उपाधियां जो महत्वपूर्ण राजा हैं उनकी आपको याद रखनी ही पड़ेगी। उसी के साथ में इसको हाइड्रोलिक रूलर भी जो उपाधि इनको प्राप्त हुई थी। इन्होंने जो मुगल शासक थे कौन, औरंगजेब, उनका साथ दिया था एक युद्ध में, ठीक है, मुगल उत्तराधिकारी युद्ध में साथ दिया था, किसका, औरंगजेब का। तो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि 1657-58 में जो है वो मुगल उत्तराधिकारी युद्ध हुआ था और उस उत्तराधिकारी युद्ध में महाराणा राज सिंह ने जो है वो किसका साथ दिया था, औरंगजेब का साथ दिया था। और इन साथ देने के पश्चात जब औरंगजेब इस युद्ध में जीता तो उन्होंने महाराणा राज सिंह को 6000 का मनसब दिया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, 6000 का मनसब दिया। उसी के साथ में डूंगरपुर बांसवाड़ा परगने हैं वो उपहार में दिए थे। डूंगरपुर और बांसवाड़ा परगना इनको उपहार स्वरूप भेंट किया था। इससे ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, तो ये याद रखना। 6000 की मनसब राज सिंह को किसने दी थी, औरंगजेब ने। मनसब स्टार्ट किसने की थी, अकबर ने। अगला है, आमेर के राजा मानसिंह 1587 से 1594 तक किस प्रांत के सूबेदार रहे थे। तो देखिए जो महाराणा मानसिंह है, आमेर के महाराणा मानसिंह, वो 1587 से लेकर 94 तक जो है वो कहाँ, बिहार के सूबेदार रहे थे। बिहार प्रांत के सूबेदार ये रहे थे। इन्होंने बिहार अभियान मतलब था इनका 1587 में, और 1587 में ये बिहार के सूबेदार बनाए गए थे। 1589 में क्या हुआ था, इनके पिता कौन थे, भगवंत दास की जो है वो मृत्यु हो जाती है और फिर इनका जो है वो राज्याभिषेक किया जाता है 1590 में। कहाँ पर, पटना में।
पटना में राज्याभिषेक इनका करवाया जाता है। ये आमेर के मानसिंह जो है वो कहाँ के सूबेदार थे, बिहार के सूबेदार थे। और ये एक और महत्वपूर्ण चीज, मानसिंह को जो है वो 3 बार बंगाल के सूबेदारी मिली थी। तो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। बंगाल की सूबेदारी मानसिंह को कितनी बार मिली थी? 3 बार मिली थी। अगला क्वेश्चन देखें तो राजस्थान में 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? सभी बच्चों को आता है। 1857 की क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी? 28 मई 1857 को। कहाँ? नसीराबाद छावनी से ये स्टार्ट होती है। कहाँ से? नसीराबाद से। अगर नेटिव इन्फेंट्री पूछे तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री यहाँ पर थी। और नसीराबाद छावनी है कहाँ पर? तो अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में। अगला क्वेश्चन देखें, कुंदन गांव घटना किस किसान आंदोलन से संबंधित है? तो देखिए, कुंदन गांव जो घटना है वो संबंधित है, किससे संबंधित है? कुंदन गांव घटना सीकर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। कुंदन गांव गोलीकांड एक हुआ था, कब हुआ था? 1935 में। 1935 में क्या हुआ था? सीकर ठिकाने का राजस्व अधिकारी कौन था? राजस्व अधिकारी था मलिक मोहम्मद हुसैन। मोहम्मद हुसैन जो है यहाँ पर क्या था? राजस्व अधिकारी था। तो इन्होंने पुलिस की सहायता से कुंदन गांव में लगान वसूलने ये पहुंच गए थे। यहाँ पर जो है वो किसान जो है वो लगान वसूलने का क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। किसके नेतृत्व में? धापी देवी के नेतृत्व में। महिला थी धापी देवी के नेतृत्व में किसान यहाँ पर लगान वसूलने का जो है वो विरोध कर रहे थे। लगान वसूलने कौन गया था? मलिक मोहम्मद हुसैन। ये कौन था? राजस्व अधिकारी। तो इन्होंने क्या किया था कि जब ये यहाँ पर किसान लगान वसूलने के लिए विरोध कर रहे थे तो सीकर के ठिकाने पर विशेष अधिकारी कौन थे? वैब ने जो है यहाँ के लोगों पर क्या करा था कि गोलियां बरसाई, यहाँ के लोगों पर धावा बोल दिया, जिससे कि यहाँ पर बहुत नरसंहार हुआ था। टोटल 4 लोग यहाँ मारे गए थे। कुंदन गांव की घटना है। कुंदन गांव पड़ता कहाँ है? सीकर में। तो कुंदन गांव हत्याकांड, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कुंदन गांव जो हत्याकांड है ये इतना ज्यादा भयंकर था कि ब्रिटेन की जो संसद का महत्वपूर्ण सदन कौन सा? हाउस ऑफ कॉमन। हाउस ऑफ कॉमन ब्रिटेन की संसद का महत्वपूर्ण भाग था, वहां पर इस घटना की चर्चा हुई थी। तो कुंदन गोलीकांड हत्याकांड ये हुआ था कहां पर? सीकर में। तो याद रखने हैं सारे पॉइंट आपको। अगला है संरचनात्मक दृष्टि से संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किस उच्चावत प्रदेश का हिस्सा है? तो संरचनात्मक दृष्टि से भौतिक स्वरूप भारत के कौन से उच्चावच का हिस्सा माना जाता है? उत्तरी वृहत मैदान और प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा ये माना जाता है। वैसे देखें अगर तो राजस्थान में 2 भौगोलिक प्रमुख क्षेत्र होते हैं, एक उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग। तो उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है? गंगानगर हनुमानगढ़ वाला क्षेत्र इसमें आता है। उत्तरी वृहत मैदान का भाग इसमें आता है। और दूसरा आता है दक्षिणी पूर्वी भाग, जिसके अंतर्गत दक्कन के पठार से ये जुड़ा हुआ है। तो प्रायद्वीपीय पठार और उत्तरी मैदानी प्रदेश। संरचनात्मक दृष्टि से उच्चावत प्रदेश 2 हैं। ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्म काल में तापमान की आकस्मिक गिरावट होती है, इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है? तो देखिए राजस्थान मरुस्थल में ग्रीष्म काल में तापमान में अचानक से गिरावट आ जाती है। इसका महत्वपूर्ण कारण क्या हो जाएगा? वायुमंडल में उच्च शुष्कता, स्वच्छ आसमान, रेतीली मिट्टी और वनस्पति की कमी। इस वजह से जो ग्रीष्म काल में तापमान में अचानक से गिरावट हो जाती है। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। देखिए राजस्थान में मरुस्थलीय क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो जैसलमेर हो गया, उसी के साथ में बीकानेर और जोधपुर वाला क्षेत्र जो है वो आता है। मई जून का महीना ग्रीष्म काल में कौन सा? मई जून के महीने में जो है वह दिन का तापमान तो ज्यादा होता है, लेकिन रात में तापमान क्या है? नीचे गिरता है। तो इस वजह से जो उच्च दैनिक तापांतर इसको बोलते हैं, इस वजह से आकस्मिक गिरावट आ जाती है।
निम्नलिखित में से कौन सा उत्पत्ति स्थान नदी सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए जनापाव की पहाड़ियाँ, चंबल रिवर, बिल्कुल जनापाव की पहाड़ियाँ से किसका उद्गम होता है? चंबल नदी का। नाग पहाड़ से किसका उद्गम होता है? लूनी रिवर का। गोगुंदा की पहाड़ियों से बेड़च नदी का उद्गम होता है। अगला है बिजराल की पहाड़ियाँ, बनास का उद्गम है। देखिए ये जो है वो गलत हो जाएगा। बिजराल की पहाड़ियों से बनास का उद्गम नहीं होता। कौन सी रिवर का? खारी रिवर का उद्गम होता है। कहाँ से? बिजराल की पहाड़ियों से। तो ये महत्वपूर्ण चीज आपको ध्यान में रखनी है। राजस्थान की नदियां क्षेत्र की जलवायु और कृषि को प्रभावित करती हैं, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगला है उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन राजस्थान के किस जिले में पाए जाते हैं? तो उष्णकटिबंधीय शुष्क वन जो है वो जैसलमेर जिले में पाए जाएंगे। जो उष्णकटिबंधीय शुष्क कटीले वन है वो कहाँ पर? जैसलमेर जिले में पाए जाते, क्योंकि यहाँ पर थार मरुस्थल में ये प्रचलित है। जैसे कि कौन से हो गए? ये खेजड़ी हो गया, खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष हो गया, उसी के साथ में बबूल हो गया। तो ये पौधे जो हैं वो आमतौर पर कहाँ पाए जाएंगे? मरुस्थलीय क्षेत्रों में। ये जो वन है ये मरुस्थलीकरण को रोकने में सहायक होते हैं, तो ये महत्वपूर्ण चीज है। राजस्थान में खेती के क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत है? तो देखिए लगभग 55% जो है वो राजस्थान में खेती के क्षेत्र का है। लगभग कितना प्रतिशत? 55%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गलत युग्म का हमको चुनाव करना है। अब देखिए ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि फर्स्ट ग्रेड में भी बहुत बार पूछे गए हैं, हर एक पेपर में आया है जीके वाले में। भेड़ की नस्ल पूछ ली, गाय की पूछ ली, बकरी की पूछ ली, तो ये आए हैं। देखिए गिर गाय की नस्ल है, बिल्कुल सही है। मगरा भेड़ की नस्ल है, एकदम सही है। उसी के साथ में शेखावाटी बकरी की नस्ल है, सही है। सूरती ऊंट की नस्ल है, तो ये गलत हो जाएगा। सूरती ऊंट की नहीं, किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है सूरती। किसकी नस्ल हो जाएगी? भैंस की नस्ल है सूरती। उसी के साथ में अगर हम देखें भैंस की और नस्लें, तो मुर्रा सभी को पता है। मुर्रा बोलते हैं ना, हमारे वो हरियाणा में गाना चलता है मुर्रा भैंस है, तो बहुत महंगी आती है ये। उसी के साथ में जाफराबादी हो गई, मैसाना हो गई, सूरती। उसी के साथ में देखिए एक कॉमन नाम जमुना, जमुनापरी। जमुनापरी भैंस की नस्ल है। ठीक है, किसकी नस्ल है? भैंस की नस्ल है। वही भदावरी हो गई, नागपरी हो गई, ये सभी जो है वो भैंस की नस्ल है। और राजस्थान में सबसे ज्यादा भैंस कहाँ पाई जाती हैं? जयपुर में पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाएंगी? जयपुर में। सर्वाधिक भैंस राजस्थान में कहाँ? जयपुर में। और सबसे कम कहाँ पाई जाएंगी? जैसलमेर में। तो ये दोनों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर हम देखें, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सही सुमेलित नहीं है? स्टेट वुलन मिल्स जो है वो बीकानेर में है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट अलवर में है, सीमेंट लाखेरी बूंदी में, कांच भीलवाड़ा में। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो यहाँ गलत हो जाएगा। कांच जो है वो भीलवाड़ा में नहीं, कहाँ का प्रसिद्ध है? धौलपुर का, अलवर का, कोटा का, यहाँ का प्रसिद्ध है कांच। धौलपुर, कोटा, अलवर, ना कि भीलवाड़ा का। तो ये सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम बाल लिंगानुपात वाला अगर हम जिला देखें तो वो कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा। ऑप्शन नंबर डी। देखिए बाल लिंगानुपात मतलब 0 से 6 वर्ष के बालक इसके अंतर्गत आएंगे। बांसवाड़ा जिले में सबसे कम जो है वो बाल लिंगानुपात पाया जाता है। इसमें अगर हम देखें तो 934 प्रति 1000 पुरुषों पर शिशुओं, पुरुष शिशुओं पर महिला शिशु, तो कितने हो जाएगी? 934। ठीक है, तो बांसवाड़ा एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है जहां पर क्या है कि उच्च बाल लिंगानुपात पाया जाता है। कहां पर? बांसवाड़ा में। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? मास्टर भोलेनाथ। क्या क्वेश्चन क्या है? मत्स्य संघ का पूछा है।
तो मत्स्य संघ में मास्टर भोलेनाथ, चिरंजी लाल शर्मा, उसी के साथ में डॉक्टर मंगल सिंह या रमेश कुमार। तो देखिए रमेश कुमार जो है इसमें शामिल नहीं थे। मास्टर भोलेनाथ, चिरंजी लाल, मंगल सिंह ये सभी लोग जो हैं वो किसमें मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने में मंत्रिमंडल में शामिल थे। मास्टर भोलेनाथ जो है वो अलवर से थे, अलवर मत्स्य संघ में शामिल है। जुगल किशोर चतुर्वेदी थे एक, वो भरतपुर से थे, भरतपुर से। सारे नाम आपको बता देती हूँ। गोपीनाथ यादव और मंगल सिंह ये कहाँ से थे? धौलपुर से। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली ये 4 रियासतें इसमें शामिल थी। तो मंगल सिंह और इसके साथ में गोपीनाथ यादव ये दोनों कहाँ से थे? धौलपुर से थे। और चिरंजी लाल जो है वो कहाँ से थे? करौली से। तो चारों रियासतों से मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन रमेश कुमार जो है वो इसमें शामिल नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ष राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर हुआ था? तो देखिए राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण अजमेर कब हुआ था? 1920 में। कब हुआ था? 1920 में जो है वो राजस्थान सेवा संघ का स्थानांतरण कहाँ हुआ था? अजमेर हो गया था। ये जो है वो बिजोलिया और बेंगू किसान आंदोलन का मार्गदर्शन इसने किया था। किसने? राजस्थान सेवा संघ ने। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। देखिए जो राजस्थान के एकीकरण है उससे 100% क्वेश्चन आता है, तो वो आपको अच्छे से करना है। एक राजस्थान की 1857 की क्रांति आपको अच्छे से कर लेनी है। आंदोलन, किसान आंदोलन अच्छे से कर लेने हैं। ये प्रजामंडल हो गया, ये अच्छे से कर लेने हैं। इनसे डेफिनेटली 101% क्वेश्चन आता ही आता है। अगला है, कांगड़ कांड किस प्रजामंडल के दौरान घटित हुआ था? तो देखिए कांगड़ कांड जो है वो बीकानेर प्रजामंडल के दौरान ये घटना घटित हुई थी। किसके दौरान? बीकानेर प्रजामंडल के दौरान 1946 में। 1946 में जो है ये घटना घटित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी, कांगड़ कांड। अगला क्वेश्चन है, नेजा, जम्मा, रीखिया किस स्थानीय लोक देवता से संबंधित हैं? तो नेजा, जम्मा, उसी के साथ में रीखिया जो है वो कौन से लोक देवता से? रामदेव जी से संबंधित हैं ये सारे नाम। नेजा मतलब रामदेव जी की जो पचरंगी व सफेद कलर की जो ध्वजा होती है ना उसको क्या बोलते हैं? नेजा बोलते हैं। उसी के साथ में रखिया किसको बोला जाता है? रीखिया तो रामदेव जी के जो मेघवाल भक्त हैं, मेघवाल भक्त, उनको क्या कहा जाता है? रीखिया कहा जाता है। उसी के साथ में जम्मा किसको कहा जाता है? तो जम्मा देखिए जो रामदेव जी के नाम पर भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, कब? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को और एकादशी को यहाँ पर जागरण होता है, रात्रि में जागरण होता है रामदेव जी के वहां पर। तो इसको बोलते हैं जम्मा। कब कब होता है? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया और एक कब होता है? एकादशी को। इसको क्या बोला जाता है? जम्या बोला जाता है। उसी के साथ में एक और इसके महत्वपूर्ण है, रामदेव जी से संबंधित एक और चीज बता दूं, इसको ब्यावले। ब्यावले क्या होते हैं? जो भक्तों के द्वारा जो भजन गाए जाते हैं ना उनको क्या बोलते हैं? ब्यावले। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। रीखिया हो गया, मैंने बता दिया, जिम्मा, नेजा बता दिया। उसी के साथ में पर्चा हो गया, रामदेव जी के चमत्कारों का पर्चा इसको बोलते हैं। उसी के साथ में रामदेव जी के अनुयायी की वो सौगंध खाते हैं जो कि आण कहते हैं उसको। तो ये आण भी आपको याद रखना है, रामदेव जी की सौगंध खाते हैं ना उसके अनुयायी उसको आण कहते हैं। तो रामदेव जी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण चीजें थी मैंने आपको बता दी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख स्थल कौन सा है? तो देखिए राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख स्थल सभी को पता है, नाथद्वारा राजसमंद में जो है वो वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ यहाँ पर है, राजसमंद में, नाथद्वारा राजसमंद में। और यहाँ पर देखिए जो मेवाड़ के महाराणा राज सिंह हैं उनके समय में श्रीनाथ जी की प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई थी। कहाँ से लाकर? वृंदावन से। वृंदावन से लाकर के यहाँ पर जो है राज सिंह के द्वारा श्रीनाथ जी की प्रतिमा लगाई गई थी 1669 में। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। श्रीनाथ जी है वो सात ध्वजा के स्वामी कहलाते हैं, ये चीज भी याद रखना है। यहाँ पर अन्नकूट महोत्सव होता है, यहाँ पर चावल का पिंड बनाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं? कूट बोलते हैं। तो ये चीजें, और ये फिर किसके द्वारा लूटा जाता है? भीलों के द्वारा लूटा जाता है। कोशवर्धन किले का प्रचलित नाम क्या है? तो कोशवर्धन किले का प्रचलित नाम अगर देखें हम तो इसको क्या बोलेंगे? शेरगढ़ का किला बोलेंगे। और ये कहाँ पर है? बारां जिले में है।
कहाँ पर स्थित है? बारां जिले में। नदी अगर पूछे तो परवन नदी के किनारे ये स्थित है, बारां जिले में। प्राचीन नाम इसका अगर देखें तो कोशवर्धन दुर्ग हो गया। वर्तमान नाम क्या है? शेरगढ़ का किला है। शेरशाह सूरी के नाम पर इसको रखा गया था, शेरगढ़ का किला। इसका निर्माण नागवंशीय शासकों के द्वारा करवाया गया था और फिर पुनः निर्माण जो है वो शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। फिर शेरशाह सूरी ने इसका नाम बदलकर कोशवर्धन की जगह क्या रख दिया था? शेरगढ़ दुर्ग रख दिया था। कहाँ पर है? बारां जिले में है। याद रखनी है सारी ही चीजें। अमर सिंह प्रथम के शासन में चावंड में रागमाला के चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए थे? तो देखिए, अमर सिंह के शासन काल में चावंड में रागमाला के चित्र जो है वो किसके द्वारा? नसीरुद्दीन के द्वारा जो है ये रागमाला के चित्र जो है वो चित्रित किए गए थे। चावंड चित्र शैली जो है उसका प्रारंभ अगर देखें तो महाराणा प्रताप के काल से माना जाता है। महाराणा प्रताप के काल से 1585 के लगभग, ठीक है, महाराणा प्रताप के काल से चावंड चित्र शैली का प्रारंभिक काल। और एक महत्वपूर्ण चीज, चावंड चित्र शैली का स्वर्ण काल सभी का पूछा जाता है। इसका स्वर्ण काल कब रहा था? स्वर्ण काल रहा था अमर सिंह प्रथम के काल में। कब रहा था? अमर सिंह फर्स्ट के काल में इसका स्वर्ण काल रहा था। और प्रमुख चित्रकार कौन थे? नासिरुद्दीन भी बोलते हैं, निसारुद्दीन भी बोलते हैं, तो जो भी आ जाए ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सांझी पूजन किस में लोकप्रिय है? तो सांझी पूजन जो है वो क्या होता है? इसमें जो सुहागिन स्त्रियां हैं ये सांझी पूजन करती हैं। सांझी जो है गौरी माँ और दुर्गा माँ का सांझा रूप माना जाता है, इसलिए इस पर्व को सांझी कहा जाता है। और ये सुहागिन जो महिलाएं होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। कुंवारी कन्याएं इस पर्व में विशेष रूप से शामिल होती हैं। अच्छा, ऑप्शन नंबर इसमें देखिए ये गलत हो जाएगा ना, कुंवारी कन्याएं करती हैं। सांझी तो गणगौर के समय में होता है ना, ये कुंवारी कन्याओं के द्वारा किया जाता है, ना कि सुहागिन स्त्रियों के द्वारा। कुंवारी कन्या इसमें विशेष तौर पर शामिल होती हैं। माँ गौरी और किसका रूप माना जाता है? दुर्गा माता का स्वरूप माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में के आभूषणों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आभूषणों से संबंधित बंगड़ी चूड़ी को कलाई में पहना जाता है, बिल्कुल सही है। सुरलिया कानों में पहना जाता है, एकदम सही है। फेणी को टखने में पहना जाता है। तो देखिए, फेणी आभूषण जो है वो टखने में नहीं पहना जाता। कहाँ पर पहना जाता है? नाक में पहना जाता है। कहाँ पर? नाक में पहना जाता है। उसी के साथ में पोलरा कहाँ? पैर में, एकदम सही है। तो आभूषण आपको याद रखने हैं। तो सुरलिया कहाँ? कानों में पहना जाता है। बंगड़ी चूड़ी पाँव कलाई में पहनी जाती है। फेणी नाक में पहनी जाती है, ना कि पाँव में। अगला है, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है? ये तो सभी को आता ही होगा। तेरह ताली नृत्य रामदेव जी को समर्पित है। कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। रामदेव जी को कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है। पुरुष जो है वो महिलाओं के साथ में क्या करते हैं? तंदूरा बजाते हैं और महिलाएं जो है वो नृत्य करती हैं। तो तेरह ताली नृत्य, 13 मंजीरे लेकर नृत्य करती हैं, इसलिए तेरह ताली नृत्य रामदेव जी को समर्पित है। मारवाड़ रा परगनारी विगत ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो मारवाड़ रा परगनारी विगत किसकी है? मुहणोत नैन्सी की एक प्रसिद्ध ग्रंथ है ये। इसमें क्या है? जोधपुर के जो जैन परिवार से संबंध है इनके बारे में बताया गया है। ये महाराणा जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? जसवंत सिंह प्रथम के दरबारी कवि थे। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह थे। वहीं मुंशी प्रसाद ने इन्हें राजपूताने का अबुल फजल कहा है। काफी बार क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछा गया है कि अब राजपूताने का अबुल फजल मोहनोत नैन्सी को किसने कहा है? देवी मुंशी प्रसाद ने जो है इनको क्या कहा है? राजपूताने का अबुल फजल कहा है। तो मोहनोत नैन्सी ख्यात इन्होंने लिखी। उसी के साथ में मारवाड़ी परगनारी विगत, राजस्थान का गजेटियर भी इनको कहते हैं। तो ये सारी चीजें जो है मोहनोत नैन्सी की आपको याद रखनी है। सुमेलित करना है। फतेह प्रकाश पैलेस, सुख महल पैलेस, केसर विलास पैलेस और किशोरी पैलेस। तो देखिए, अगर हम देखें फतेह प्रकाश पैलेस, तो फतेह प्रकाश पैलेस कहाँ हो जाएगा? चित्तौड़गढ़ में। सुख महल पैलेस कहाँ पर हो जाएगा? ये हो जाएगा बूंदी में।
केसर विलास पैलेस कहाँ हो जाएगा, ये सिरोही में। किशोरी महल भरतपुर में। तो देखिए आप सारे आपको मैच कर लेने हैं। केसर विलास महल सिरोही में हो जाएगा आपका सही। फतेह प्रकाश जो है वो कहाँ पर हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में हो जाएगा। सुख महल बूंदी में, केसर विलास सिरोही में, और किशोरी महल कहाँ, भरतपुर में। तो एक में बी, डी तो बी इसमें है, देखते हैं फोर्थ वाले में भी है क्या, नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपबंध करता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो ये अनुच्छेद 153 ये उपबंध करता है कि राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ऐसा कहा गया है। ये 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की धारा के अनुसार एक ही व्यक्ति को 2 बार या अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है। तो ये एक प्रकार का क्या है, संशोधन है, जिसमें 1956 की धारा के अनुसार कहा है कि एक व्यक्ति जो है वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त हो सकता है। तो ये भी आपको पॉइंट याद रखना है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के कार्यकाल से संबंधित है। तो राज्यपाल की देखिए, राज्यपाल पहला क्वेश्चन हमारा था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, अनुच्छेद 153 में है। अब पूछा क्या गया है कि राज्य का कार्यकाल जो है वो कौन से अनुच्छेद से संबंधित है। ये अनुच्छेद है 156। 156 में राज्यपाल का कार्यकाल या पदावधि भी इसको कहते हैं, वो संबंधित है। तो कहा गया है 156 ए में कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और 156 बी में क्या कहा गया कि राज्यपाल जो है वो अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है, राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है 156 बी में। 156 ए में क्या बोला गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर बना रहता है, तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान कौन होता है। तो देखिए हमारे संविधान में क्या है, केंद्र में तो कौन होता है, प्रधानमंत्री। केंद्र में कौन होता है, प्रधानमंत्री। उसी तरह प्रधानमंत्री के समकक्ष राज्य में, राज्य स्तर पर कौन हो जाएगा, मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री जो है वो राज्य का वास्तविक कार्यपालिका प्रधान माना जाता है। मुख्यमंत्री जो है वो राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखिए। केंद्र में ये कार्य किसका होता है, जो स्थिति केंद्र में प्रधानमंत्री की होती है वही स्थिति राज्य में मुख्यमंत्री की होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राजस्थान के मुख्यमंत्रियों में निम्नलिखिट में से कौन भ्रष्टाचार उन्मूलक समिति 1962 के सदस्य रहे हैं। तो देखिए भ्रष्टाचार उन्मूलक समिति जो 1962 में आई थी, इसके सदस्य कौन रहे थे। तो इसके सदस्य अगर हम देखें, देखिए ये समिति कौन सी थी, पहले तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये संथानम समिति। अब काफी सारे बच्चों के समझ में आ रहा होगा, संथानम समिति थी, ये भ्रष्टाचार उन्मूलक समिति थी। इसकी स्थापना जो है वो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। और इसमें जो है वो टीकाराम पालीवाल जो राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे। कौन, टीकाराम पालीवाल। तो ये इस समिति के क्या थे, सदस्य रहे हैं। ये समिति के उद्देश्य क्या थे, तो इन समिति के उद्देश्य के जो अनावश्यक खर्च हो रहा है या कुप्रबंधन की जो उपाय है, रोकथाम को सुझाने के लिए ये समिति बनाई गई थी। तो ये समिति जो है वो क्या थी, भ्रष्टाचार उन्मूलक समिति, संथानम समिति। और राजस्थान के जो क्या थे, पहले मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल, वो इस समिति के सदस्य थे। समिति आई कब थी, 1962 में। अब देखिए यहाँ संथानम समिति ना देकर क्या दे दिया, भ्रष्टाचार उन्मूलक समिति। तो बच्चों को पता होगा तभी आंसर कर पाएंगे ना, तो ये चीजें ध्यान में रखिएगा। देखिए ये मॉडल टेस्ट पेपर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो प्लीज़ आपको वीडियो एंड तक देखना है, बीच में स्किप नहीं करना है। सारे प्रश्नों के उत्तर लगाने हैं आपको, वीडियो पॉज करके फिर आपको देखना है। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है कि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। संघ के लिए भी एक लोक सेवा आयोग होगा और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा। तो ये देखिए किस में कहा गया है, ये कहा गया है अनुच्छेद 315 में ये बात कही गई है। अनुच्छेद 315 में कौन से भाग में, 14वें भाग में, 14th भाग में अनुच्छेद 315 से लेकर के 323 तक केंद्रीय लोक सेवा आयोग के साथ साथ में राज्य लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान है। तो अगर ऐसे भी पूछ ले कौन से अनुच्छेद से कौन सा अनुच्छेद, तो 315 से लेकर 323 तक भाग पूछे तो 14th हुआ।
ठीक है। इसमें प्रावधान कहा गया है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग के साथ साथ में राज्य लोक सेवा आयोग का भी प्रावधान इसमें बताया गया है। जैसे 315 में राज्य लोक सेवा आयोग का गठन बताया गया है, उसी के साथ में 316 में इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति है, 317 में इनके सदस्यों को हटाया जा सकता है, ये सब चीजें हैं। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के प्रशासनिक पदासोपान के शीर्ष पर होता है? राज्य के प्रशासनिक पद सोपान के शीर्ष पर होता है। तो देखिए, राज्य के प्रशासनिक पद सोपान के शीर्ष पर क्या हो जाएगा? मुख्य सचिव जो है वो क्या हो जाएगा? राज्य प्रशासन का मुख्य होता है और ये शीर्ष पदाधिकारी होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की राज्य सरकार के ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना जो है वो कब जारी की थी? तो ये जारी कब की गई थी? 18 जनवरी 1999 में जो ये अधिसूचना जारी की गई थी राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी बच्चों को आता है। 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। इसमें ये कहा गया था कि जो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया जाए। तो वैसे ये लागू कब हुआ था? 1993 में हुआ था। तो इसमें पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं हम? 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल 1993 को ये लागू हुआ था, इसलिए ये जो है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। और भारतीय संविधान निर्माताओं ने जो स्थानीय शासन विषय को हो वो राज्य सूची के स्थान में दिया था। तो याद रखना है, 73वां संविधान संशोधन 1992 में पारित कब हुआ था? 1993 में लागू हुआ था 24 अप्रैल 1993 को। और 24 अप्रैल को हम राजस्थान पंचायती राज दिवस मनाते हैं। राजस्थान में ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? तो देखिए, जो राजस्थान के ग्राम पंचायत के सरपंच होते हैं, उप सरपंच होते हैं, ये सभी जो हैं अपना जो त्याग पत्र संबोधित करते हैं किसको? ग्राम विकास अधिकारी वीडीओ को संबोधित करते हैं। किसको? ग्राम विकास अधिकारी को। ये कौन कौन? सरपंच हो गए, उप सरपंच हो गए, वार्ड पंच हो गए, सारे ही जो हैं वो त्याग पत्र किसको देंगे? ग्राम विकास अधिकारी को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है? तो अनुच्छेद 169 में जो है ये प्रावधान किया गया है क्या कि विधान परिषद का गठन हो, राज्यों के लिए विधान परिषद का, यानी कि विधान परिषद अपर हाउस का गठन हो और इसे समाप्त करने की प्रक्रिया से संबंधित है ये। ठीक है, तो 169 विधान परिषद का गठन या फिर समाप्ति, दोनों ही 169 में है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष आप सभी को पता होना चाहिए कौन थे? लाल सिंह सख्तावत। कौन थे? लाल सिंह सख्तावत जो है वो राज्य विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। और दूसरे उपाध्यक्ष पूछे तो दूसरे उपाध्यक्ष कौन थे? निरंजन नाथ आचार्य, ये कौन थे? सेकंड नंबर के उपाध्यक्ष थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, सत्य कथन की पहचान हमको करनी है। ठीक है, तो भारत की कश्मीर से कन्याकुमारी तक लंबाई अगर देखें तो कितनी है? 3214 किलोमीटर है। तो 3214 किलोमीटर भारत की, किससे पूछा है? कश्मीर से कन्याकुमारी तक। ऐसे भारत का मैप बना के देखिए, अगर यहां से लेके यहां तक तो 3214 किलोमीटर, पूर्व से लेके पश्चिम तक अधिकतम विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर है। तो ठीक है, भारत की पश्चिम से पूर्व तक चौड़ाई 2933, ये भी सही है एकदम। भारत की दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट 6.45 उत्तरी अक्षांश पर ग्रेट निकोबार में स्थित है, तो ये भी एकदम सही है। तो देखते हैं कौन सा हो जाएगा इसमें उपयुक्त। सभी बिल्कुल सारे सही हैं, तो ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए, भारत का कुल क्षेत्रफल भी आपको पता होने चाहिए, ये तीनों पॉइंट तो आपको याद होने ही होने चाहिए। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर है, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। ठीक है, आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। उत्तर से दक्षिण तक की विस्तार हमने देखा, अभी कितना है? 3214 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम का कितना है?
ये उत्तर से दक्षिण तो कितना है 3214 और पूर्व से पश्चिम की है 2933 किलोमीटर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। लौटती हुई मानसूनी पवनें अरब सागर से जल वाष्प ग्रहण करते हुए तमिलनाडु के तट पर वर्षा करती हैं। तो देखिए छोटा कर लेते हैं। लौटता हुआ मानसून जो है वो क्या कहलाता है, मानसून का निवर्तन कहलाता है। तो ये जो है वो क्या करता है, मानसून अरब सागर के जलवाष्प तमिलनाडु के तट पर वर्षा करता है। तो देखिए ये जो है वो गलत हो जाएगा। ये जो लौटता हुआ मानसून है वो बंगाली की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करता है और उत्तरी पूर्वी मानसून से किस पर, तमिलनाडु में करता है, अरब सागर से नहीं करता। कहाँ से, बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करता है। तो ये इतनी सी वजह से ये गलत हो जाता है। लौटता मानसून मानसून का निर्वर्तन कहलाता है और ये बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करके कहाँ पर, तमिलनाडु में वर्षा करता है। तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, बंगाल के खाड़ी में। परंतु ये इसमें अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जाएगा। मानसून के पीछे हटने या लौटने वाले मानसून को निवर्तन कहा जाता है, मैंने अभी बताया आपको। तो ये तो सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करता है लौटता मानसून और फिर तमिलनाडु के तट पर वर्षा करता है। पटसन उद्योग के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करना है। तो देखिए पटसन उद्योग निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, अर्थात सत्य कथन पूछा है। यहां से देख लेते हैं। भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बिल्कुल, भारत जो है वो पटसन निर्मित सामान और पटसन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उसके बाद में कौन सा आ जाता है, बांग्लादेश। कौन सा देश आ जाता है, बांग्लादेश सेकंड नंबर पे निर्यातक हो जाता है ना। और दूसरा है भारत में पटसन उद्योग अधिकांश भाग हुगली रिवर के किनारे जो है वो विकसित होता है। ये भी एकदम सही है। हुगली नदी के तट के सहारे जो है ये पटसन जो है उत्पादक क्षेत्र की निकटता के कारण यहाँ पर जैसे सस्ता जल परिवहन हो गया, सड़क हो गई, रेल मार्ग हो गया, कच्चे माल के मिलों ले जाने में सहायता यहाँ से मिलती है। इस वजह से जो है वो हुगली रिवर के किनारे ये विकसित अधिक होता है। तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की प्रमुख नहरों की लंबाई के अनुसार छोटे से छोटे क्रम में रखिए। बड़े से छोटे क्रम में रखना है हमको लंबाई के हिसाब से। तो देखिए स्वेज नहर की अगर हम देखें कि क्या पूछा है, लंबाई। तो स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ती है। सबसे पहले आपको ये देखना है, स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ती है, स्वेज नहर, लाल सागर को। ठीक है, तो लाल सागर से भूमध्य सागर को जोड़ने वाली कौन सी, स्वेज नहर है। इस नहर की लंबाई अगर देखें तो 162 किलोमीटर है। लंबाई कितनी है, 162 किलोमीटर है। ठीक है, अगली कौन सी है, कील नहर। तो कील नहर अगर हम देखें तो कील नहर किसको जोड़ती है, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी किसको जोड़ती है। तो स्वेज नहर बता दिया किसको, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। कील नहर वह उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। इसकी लंबाई कितनी है, 99। इसकी कितनी बताई थी, 162 किलोमीटर। अब आती है पनामा नहर। तो पनामा नहर जो है वो अटलांटिक महासागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से जोड़ती है। किसको, अटलांटिक महासागर को उत्तरी प्रशांत महासागर को जोड़ती है। और इसकी लंबाई अगर देखें तो 82 किलोमीटर के लगभग है। तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, पनामा, फिर कौन सी होगी, कील, सबसे बड़ी स्वेज, फिर कील, फिर पनामा। ठीक है, तो 3, 2 और 1 ऑप्शन नंबर सी में है। अब दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ। स्वेज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। कील नहर जो है वो उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। पनामा नहर जो है वो अटलांटिक महासागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से जोड़ती है। याद रखना है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रीन हाउस प्रभाव में जलवाष्प व धूलकण की मात्रा 0 से 1% है। तो देखिए ग्रीन हाउस क्वेश्चन पूछा क्या है, अच्छा ये ऑप्शन पता करनी है हमको। कथनों पर विचार करना है, कूट दिए गए हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव में जलवाष्प व धूलकण की मात्रा 0 से 1% है।
तो ये तो सही है कि जो ग्रीन हाउस प्रभाव में जलवाष्प और धूलकण जो है वो कितने 0 से 1% के लगभग होते हैं। ग्रीन हाउस गैसों में सर्वाधिक योगदान कार्बन डाइऑक्साइड का आता है, सबसे सभी को पता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों ही सही है। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैसों में सबसे ज्यादा पाई जाती है। ये गैस वायुमंडल में लगभग कितनी परसेंट होती है, 0.03% के लगभग पाई जाती हैं, जो कि वैश्विक तापमान के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी होती है। तो एक और दो कौन से ऑप्शन में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। ठीक है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक याम्योत्तर माना जाता है। तो देखिए 82.5 डिग्री जो है वो पूर्वी देशांतर भारत की मानक देशांतर माना जाता है, जो कि कहाँ से होता है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से गुजरता है। कौन सा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, तो ये तो सही है। भारत देश की लंबाई उत्तर से दक्षिण की और पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। तो भारत की जो लंबाई है, अभी मैंने आपको बताया था, लंबाई चौड़ाई दोनों बताई थी, अगर आपको याद है तो ये रफली ऐसे बना देते हैं। तो उत्तर से दक्षिण कितनी बताई थी, 3214 किलोमीटर, और पूर्व से पश्चिम कितनी बताई, 2933 किलोमीटर। तो क्वेश्चन क्या हुआ, भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम की अपेक्षा अधिक है। तो उत्तर से दक्षिण की अपेक्षा अधिक है, तो ये भी एकदम सही है। तो क्वेश्चन पूछा क्या गया है, ए और बी, अच्छा इनमें से छांटना है, तो दोनों ही सही है, ये तो बिल्कुल सही है ना दोनों। तो दोनों चीजें आपको क्या है ध्यान में रखनी है। देखिए जो ये मानक रेखा है वो भारत की कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे यूपी से गुजरती है, एमपी से गुजरती है, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश हो गया। तो टोटल कितने जिले हो गए, 5। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दक्षिणी भारत की प्रमुख नदियों एवं उनके डेल्टा क्षेत्र के संदर्भ में असंगत युग्म कौन सा है। कृष्णा नदी का डेल्टा आंध्र प्रदेश में, एकदम सही है। गोदावरी नदी डेल्टा पश्चिम में बंगाल, तो देखिए गोदावरी नदी जो डेल्टा है वो पश्चिम बंगाल में नहीं, कहाँ, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, प्रायद्वीपीय भारत की, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी क्या हो जाएगी, गोदावरी हो जाएगी, और आंध्र प्रदेश में अपना डेल्टा ये बनाती है। कृष्णा का बता दिया, आंध्र प्रदेश में कृष्णा जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की 2nd नंबर की सबसे बड़ी नदी है ना। और कृष्णा और गोदावरी साथ में मिलकर आंध्र प्रदेश में भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन का आंसर तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। कावेरी नदी डेल्टा कहाँ पर बनाती है, तमिलनाडु में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होकर ये गुजरती है। उद्गम कर्नाटक में जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां, वहां से इनका उद्गम होता है, और तमिलनाडु में अपना डेल्टा ये बनाती है। महानदी जो है वो उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। इसका आप वहां अगर देखें तो महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, एमपी हो गया, झारखंड उड़ीसा में है, तो उड़ीसा में जाकर ये अपना डेल्टा बनाती है। तो ये तो बस सभी सही है। गोदावरी का डेल्टा कहाँ, आंध्र प्रदेश में। कौन कौन मिलकर बनाती है, कृष्णा और गोदावरी। कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, तो कपास की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी, काली मृदा मानी जाती है। काली मिट्टी कपास के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। उसी के साथ में कपास क्या है, एक खरीफ की फसल है, क्या है, खरीफ की फसल है। ठीक है, और इसको पकने में, तैयार होने में लगभग 6 से लेकर 8 महीने लगते हैं। किसको, कपास को। कपास में जो है वो महाराष्ट्र में होती है, गुजरात में, तमिलनाडु में, पंजाब, हरियाणा, इन राज्यों में कपास ज़्यादा उगाई जाती है, क्योंकि यहाँ मिट्टी काली मिट्टी है और वर्षा भी अधिक होती है। जनगणना 2011 के अनुसार नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है, तो जनगणना 2011 के अनुसार नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर अगर देखें तो कितने प्रतिशत रही है, ये रही है आपके -0.6%। कितनी कम रही है, मतलब नकारात्मक रही है। माइनस का मतलब क्या हुआ, नकारात्मक रही है किसकी, नागालैंड की, -0.6%। वहीं न्यूनतम वृद्धि दर और अधिकतम वृद्धि दर देखें तो ये न्यूनतम हमने देख ली, अधिकतम किसकी थी, मेघालय की। मेघालय में 27.9% रही है ये।
ठीक है, तो नागालैंड में नकारात्मक वृद्धि दर रही है। वे पवनें जो स्थलीय उच्च दाब क्षेत्र से जलीय निम्न दाब की ओर गमन करती हैं वे क्या कहलाती हैं? तो ये पवनें क्या कहलाती है? स्थलीय पवनें कहलाती हैं, जो शीतकाल के दौरान उच्च दाब क्षेत्र जैसे कि बंगाल की खाड़ी व अरब सागर में निम्न दाब क्षेत्र की ओर इनका निर्माण होता है। तो उच्च दाब वाला क्षेत्र तो कौन सा हो गया? बंगाल की खाड़ी, और निम्न दाब क्षेत्र कौन सा हो गया? अरब सागर हो गया। तो इन पवनों को क्या कहते हैं? स्थलीय पवनें कहते हैं। स्थलीय उच्च दाब क्षेत्र से समुद्री निम्न दाब की ओर ये गमन करती हैं, और ये भारत में जो लौटता हुआ मानसून है उस समय वर्षा होती है उसके रूप में ये सहायक होती हैं स्थलीय पवनें। और लौटता हुआ मानसून कहाँ वर्षा करता है? मैंने अभी बताया था, तमिलनाडु में। किस प्रकार के प्रदूषण से बचाव के लिए ग्रीन मफलर का उपयोग किया जाता है? तो ग्रीन मफलर का उपयोग ध्वनि शोर से बचाव के लिए किया जाता है। ग्रीन मफलर का उपयोग, जो कि ध्वनि तीव्रता और सामान्य तीव्रता की इकाई तो क्या होती है? डेसिबल, डेसिमल नहीं, डेसिबल होती है। और ये जो ग्रीन मफलर है वो ध्वनि शोर से बचाता है। अगला है, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही है? तो राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम जो रही है वो रही है तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, जो 1961 से 66 में आई थी, और इसमें जो है वो राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही थी, तो ध्यान रखना है। अगला है, किस वर्ष आधार वर्ष 2004-5 को बदलकर 2011-12 में स्वीकार किया गया था? तो ये स्वीकार किया गया था आपके सामने 1 जनवरी 2015 को आधार वर्ष 2004-5 को बदलकर 2011-12 में स्वीकार किया गया था। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAYNRLM का उद्देश्य क्या है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, इसका फुल अगर देखें तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है ना, DAY और NRLM का उद्देश्य गरीबों के सतत सामुदायिक संस्थानों के विकास के माध्यम से ग्रामीण गरीबी का उन्मूलन करना है। तो इसमें आपके सामने गरीबों के सतत माध्यम से गरीब का उन्मूलन, तो ए ही तो सही उत्तर हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य पूछा है? तो आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1968 तक आर्थिक सर्वेक्षण केंद्रीय बजट के साथ प्रस्तुत किया गया था। तो देखिए यही क्वेश्चन आपके सामने क्या हो जाएगा, ये पहला ही ऑप्शन है आपके सामने गलत हो जाएगा। ये जो है आर्थिक सर्वेक्षण 1950-51 में प्रस्तुत किया गया था, ना कि 1968 में, और 64 में वार्षिक सर्वेक्षण में ये शामिल हुआ था। तो 64 में हुआ था, ना कि 68 में। तो असत्य ही पूछा है, वो हो गया। अगला है, 2009 की एस तेंदुलकर रिपोर्ट के अनुसार 2004-5 में जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गरीबी रेखा के नीचे था? तेंदुलकर रिपोर्ट कब आई थी? 2009 में। पूछा क्या है कि जब 2004-5 में जनसंख्या का गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या थी वो कितने प्रतिशत? 37% थी गरीबी रेखा से नीचे। तो राइट आंसर बी। अभी देखिए बहुत लेंदी वीडियो हो जाएगा, फटाफट कर लेते हैं। 100 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए राज्यसभा के सदन के नेता नहीं रहे हैं? ठीक है, ऐसे कौन है जो कि प्रधानमंत्री के पद पर रहे लेकिन राज्यसभा सदन के सदस्य नहीं रहे? तो ये कौन थे? ये थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह जो है वो प्रधानमंत्री के पद पर तो थे, प्रधानमंत्री संसद के दोनों सदनों में से किसी एक की भी सदस्यता उसको लेनी होती है। तो ऐसे 4 लोग थे जो कि कार्यकाल के दौरान राज्यसभा के सदन के सदस्य रहे हैं, राज्यसभा सदन के सदस्य नहीं रहे हैं। पूछा है तो 4 लोग थे। सबसे पहले आपको 4 पता हो गए, तो नहीं रहे वो तो आप बता ही सकते हैं। तो एच.डी. देवगौड़ा रहे हैं जो कि कर्नाटक राज्यसभा से थी। डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये कहाँ से? असम राज्यसभा से थे। उसी के साथ में इंद्र कुमार गुजराल बिहार से थे, और एक और श्रीमती इंदिरा गांधी जो है वो भी एक ऐसी प्रधानमंत्री है जो कि राज्यसभा के सदस्य थे। बाकी सभी जो हैं वो लोकसभा के सदस्य थे, ना कि राज्यसभा के। तो विश्व प्रताप सिंह जो है वो राज्यसभा के सदस्य नहीं थे। अगला है, लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक कौन होता है? तो लोकसभा में सरकारी दल का मुख्य सचेतक कौन होता है? संसदीय कार्य मंत्री जो है वो लोकसभा में मुख्य सचेतक होता है।
भारत के संविधान में महान्यायवादी के पद का विचार किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर ए, संविधान के महान्यायवादी का पद लिया गया है। भाग 5 में अध्याय 1 के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में उल्लेख है। तो भाग भी बता दिया, अनुच्छेद भी बता दिया मैंने, अध्याय भी बता दिया। अगला है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने यह चिंता व्यक्त की थी कि भारत का राष्ट्रपति संविधान प्रदत्त शक्तियों को हस्तगत तानाशाह बना सकता है? ये किसने कहा था? तो ये किसने कहा था? एलन ग्लैडहिल ने ये कहा था कि चिंता व्यक्त की थी कि भारत का राष्ट्रपति जो है वो संविधान प्रदत्त शक्तियों को तानाशाह बना सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पूछा है राम मनोहर लोहिया। तो राम मनोहर लोहिया ने कौन सा सिद्धांत? अपवाह सिद्धांत। तो यही गलत हो जाएगा। अपवाह सिद्धांत हो दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा ये दिया गया था। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण सिद्धांत, दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्मक सिद्धांत दिया था और एम.एन. रॉय ने नव मानववाद का सिद्धांत दिया था। तो अपवाह सिद्धांत दादा भाई नौरोजी के द्वारा दिए गए। व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को कोई महत्व नहीं देता कि इसे आप संघीय संविधान या एकात्मक संविधान अथवा किसी अन्य नाम से पुकारते हैं। अगर संविधान हमारे उद्देश्य को पूरा करता रहे तो नाम कोई फर्क नहीं पड़ता नाम का इस पर। तो ये बात किसने कही थी? ये बात कही थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। ये पूरा वाक्यांश आप पढ़ लीजिए, राजेंद्र प्रसाद ने ये बात कही थी। नवंबर 2013 में कौन से देश ने अपने नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रमों के संदर्भ में P5+1 देशों के साथ एक अंतरिम समझौता किया था? तो नवंबर 2013 में ईरान, ऑप्शन नंबर ईरान ने जो है वो ये नाभिकीय ऊर्जा कार्यक्रम में P5+1 नाभिक जो अंतरिम समझौता था उस पर क्या किए थे? समझौता किया था। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पूछा है किसी अभ्यर्थी को निर्वाचन के लिए तब तक सम्यक रूप से नाम निर्दिष्ट नहीं समझा जाएगा जब तक 15,000 रुपए की राशि निर्दिष्ट नहीं करवाई जाए, या फिर पूछा क्या है? अच्छा, वैसे दे रखा है, जहां कोई अभ्यर्थी एक से अधिक नाम निर्दिष्ट पत्रों द्वारा नाम निर्दिष्ट करता है तो वहां से मात्र एक निरपेक्ष करना होता है। ठीक है, ये भी सही माना जाएगा। नाम निर्देश पत्र कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर, बिल्कुल 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक, कम से कम 50 निर्वाचकों के हस्ताक्षर समन्वय आवश्यक है। तो तीनों ही चीजें यहां अगर देखें हम तो सही मानी जाएंगी ऑप्शन नंबर डी में। अगर कोई अभ्यर्थी किसके लिए? निर्देशित पत्र राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व में किसे स्थान नहीं दिया गया था? पूछा है कौन से में? 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम आया था उसमें पृथक निर्वाचन की बात कही गई है। तो किसको जो है वो इसमें स्थान नहीं दिया गया था? इसमें स्थान दिया नहीं गया था फारसी लोगों को, मुस्लिम, सिख और एंग्लो इंडियन को इसमें शामिल किया गया था, परंतु पारसी लोगों को इसमें शामिल नहीं किया गया। फारसी नहीं, पारसी। मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह की जांच की जा सकती है। तो मंत्री परिषद द्वारा राष्ट्रपति को जो सलाह की जांच की जा सकती है वो किसके द्वारा? न्यायालय के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा इसकी जांच की जा सकती है। अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद का उपबंध है। इसमें राष्ट्रपति को उसके कार्य करने हेतु सलाह देती है। ये कौन? मंत्री परिषद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सर्वोच्च न्यायालय इसकी सलाह की जांच कर सकता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 में क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 40 में क्या है? पंचायती राज है। पंचायती राज संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ही आता है। अनुच्छेद 40 नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में आते हैं? भाग 4 में। और भाग 4 में 40 में पंचायती राज दिए गए हैं। इसमें ग्राम पंचायतों का गठन और उसकी आवश्यक शक्तियां इसमें दी गई हैं। तो अनुच्छेद 40 में ये आपको ध्यान रखना है। पंचायती राज, गांधी जी ने भी इसके बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई हैं पंचायती राज अनुच्छेद 40 के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति में असली गुट निरपेक्षता का सूत्रीकरण के प्रस्तुतकर्ता कौन थे? तो ये कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं वो असली गुट निरपेक्षता के सूत्रीकरण में जो है वो क्या थे?
प्रस्तुत करता थे। वैसे अगर हम देखें विदेशी नीति के जनक किसको माना जाता है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो है वो गुटनिरपेक्षता नीति के संस्थापक माना जाता है, जनक माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक के लेखक डॉक्टर बी आर अंबेडकर नहीं है? तो पहले तो बी आर अंबेडकर की पुस्तकें आपको पता होगी तो आप बताएंगे। द बुद्धा एंड हिज धम्मा अंबेडकर जी की बुक है। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी अंबेडकर जी की बुक है। पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया अंबेडकर जी की बुक है। वी द पीपल जो है वो अंबेडकर जी की बुक नहीं है। किसकी बुक है? नानी पाल की वाला की। किसकी? नानी पाल की वाला की बुक है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा है कार्य आयोग के सदस्य रहे हैं? तो देखिए सहकारिता आयोग जो है इसके सदस्य 1983 में ये आयोग आया था और इसके जो सदस्य कौन कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले तो अध्यक्ष थे आर एस सहकारिया, इसके अध्यक्ष थे कौन थे? आर एस सहकारिया। उसके साथ में एम एन सेन और वी शिवरमन जो है वो क्या थे? इसके सदस्य थे। तो सदस्य कौन? दो थे। कौन कौन थे? एक वी शिवरमन और एक एम आर सेन। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। कब आई थी? 1983 में। तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर भारत का किस पड़ोसी देश के साथ विवाद है? तो बांग्लादेश के साथ विवाद है ये तीस्ता नदी पर। भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है तीस्ता नदी के जल बंटवारे पर। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुए सूर्योदय अभियान का संचालन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है किसके द्वारा? भजनलाल शर्मा जी के द्वारा, लक्ष्य राज मेवाड़ जी के द्वारा। जो है ये मेवाड़ के थे, इनके द्वारा इस उदयपुर से थे। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सूर्योदय अभियान के संचालन में इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने सबसे बड़ी आकृति का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड, सूर्य की सबसे बड़ी आकृति बनाई है। किसकी? सूरज, सूर्य भगवान की। तो इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। सड़क सुरक्षा और नशा मुक्ति के प्रति जागरूक करने के लिए किस जिले में यातायात पार्क बनाया गया? तो ये बनाया गया कहाँ? श्री गंगानगर में यातायात पार्क बनाया गया है सड़क सुरक्षा और नशा मुक्ति की जागरूकता के लिए। 3 दिवसीय सूफी फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? तो 3 दिवसीय सूफी फेस्टिवल का आयोजन जो है वो मेहरानगढ़ जोधपुर में किया गया। कहाँ पर किया गया? मेहरानगढ़ जोधपुर में फरवरी 2025 में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14 से 16 फरवरी के बीच में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। राजस्थान सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कितने करोड़ रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा की गई है? तो इसमें कितने करोड़ रुपए की? 200 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। किसके लिए? इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए। देशी पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिजीनस फार्म की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये कहाँ पर की जाएगी? जोधपुर, अलवर, बाड़मेर या फिर पाली में। तो ये की जाएगी आपके सामने कहाँ पर? पाली जिले में जो है इसकी स्थापना की जाएगी देशी पशुओं के संरक्षण और संवर्धन के लिए। किसकी? एक्सीलेंस इंडिजीनस फार्म की। अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस टाइगर रिजर्व में राजमाता बाधिनी ST2 का स्टेचू लगाया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कहाँ पर इसका स्टेचू लगाया गया है? तो ये लगाया गया है कहाँ पर? सरिस्का टाइगर रिजर्व में। ऑप्शन नंबर डी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। कब? 28 जून को सरिस्का डे होता है, उस टाइम यहाँ पर जो है बाघिन कौन सी ST2 का स्टेचू यहाँ पर लगाया गया और इसका जो अनावरण है वो पर्यावरण मंत्री कौन? संजय शर्मा के द्वारा किया गया, संजय शर्मा के द्वारा। अगला है राजस्थान सरकार ने एक जिला का उत्पाद नीति 2024 यानी ODOP को औपचारिक रूप से लागू कर दी है। ये नीति कब तक प्रभावी रहेगी? तो ये नीति देखिए आपके सामने प्रभावी 1 जुलाई 2028 तक, 31 मार्च 2028 या 31 मार्च 2029 तक जो है ये नीति प्रभावी रहेगी। ऑप्शन नंबर सी। राजस्थान का पहला भगवान देवी नारायण कॉरिडोर कहाँ बनाया जाएगा? तो ये कॉरिडोर बनाया जाएगा कहाँ पर? भीलवाड़ा जिले में कॉरिडोर बनाया जाएगा। कौन सा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान विधानसभा चुनाव से पहले कहाँ पर? आशिंद मालसेरा आए थे। उस समय इन्होंने पीएम भगवान देवी नारायण जी की जो है
1111वीं जयंती पर, कौन सी जयंती पर? 1111वीं जयंती पर इसमें शामिल हुए थे और यहाँ भीलवाड़ा में जो है इन्होंने कॉरिडोर बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रक्षा क्षेत्र की प्रसिद्ध जर्मनी कंपनी अल्बाट्रोस कहां पर अपनी औद्योगिक इकाई स्थापित करेगी? तो ये औद्योगिक इकाई कहां पर? तिंवरी जोधपुर में जो है ये अपनी औद्योगिक इकाई जो है वो स्थापित करेगी। अल्ट्राबेस जर्मनी रक्षा कंपनी है, तिंवरी जोधपुर में करेगी, रक्षा क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, अब आते हैं हमारे साइकोलॉजी के क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन, इस वाले पोर्शन में एक भी बच्चे का क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन एक अध्यापक को इसलिए करना चाहिए क्योंकि वह दूसरों को प्रभावित कर सके, नहीं शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, नहीं परीक्षा में प्रथम, जहां नेगेटिव दिखे फटाफट काट देना है, इसकी सहायता से वह शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो राइट आंसर डी। साइकोलॉजी में एक टर्म आपको बता दूं, सीक्रेट है, जहां पर भी नेगेटिव आपको लगता है कि ये नेगेटिव है उसको तुरंत काट देना है। साइकोलॉजी में नेगेटिव आंसर कभी नहीं होगा, स्पेशली बच्चों के लिए अगर नेगेटिव बोला गया है तो कभी भी नहीं होगा। अधिगम के संदर्भ में असत्य कथन का हमको चयन करना है। अभ्यास व अनुभूति के फलस्वरूप व्यवहार में क्षणिक परिवर्तन होता है, नहीं होता। अभ्यास और अनुभूति के द्वारा जो है व्यवहार में क्या होता है? क्षणिक परिवर्तन नहीं होता, स्थायी परिवर्तन होता है। तो ये गलत हो जाएगा ना। अनअधिगम भी अधिगम है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है अधिगम के द्वारा। थकान, दवा खाने, बीमारी, व्यवहार परिवर्तन अधिगम नहीं कहा जाएगा, बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। बाकी सारे सही हैं, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह व्यवहार जो व्यक्ति द्वारा उत्सर्जित किया जाता है न कि कोई ज्ञात उद्दीपक द्वारा उत्पन्न किया जाता है, क्या कहलाता है? तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, क्रमिक सीखना, प्रतिवादी व्यवहार या क्रिया प्रसूत अधिगम। तो क्रिया प्रसूत अधिक्रम, जब प्राणी के सामने कोई भी ज्ञात उद्दीपक उपस्थित नहीं होता है, अनुक्रिया करने के बाद उसको पुनर्बलन प्राप्त होता है तो उद्दीपक प्रकट उसका हो जाता है। तो ये क्या होता है? इसको आरएस थ्योरी भी कहा जाता है। तो ये देखें, इनके नाम आपको याद रखने हैं। प्रसूति व्यवहार अधिगम हो गया, उत्सर्जित अनुक्रिया हो गई। तो ये किसके द्वारा दिया गया था वैसे क्रिया प्रसूत अधिगम? आप बताएंगे या मैं बता दूं? ठीक है, मैं बता देती हूँ। ये क्रिया प्रसूत अधिगम जो है 1938 में स्किनर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? स्किनर के द्वारा। विकास एवं अभिवृद्धि के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। विकास में अभिवृद्धि निहित होती है, बिल्कुल निहित होती है। विकास सदैव रेखीय रूप में होता है। देखिए, अभिवृद्धि विकास जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, सही है। अभिवृद्धि केवल मात्रात्मक होती है, विकास मात्रात्मक गुणों दोनों से होता है, सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विकास जो है वो रेखीय रूप में, केवल रेखीय रूप में नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में अमूर्त तर्क एवं परिपक्व नैतिक चिंतन किस अवस्था की विशेषता है? तो संवेदी गामक अवस्था की विशेषता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। बिल्कुल औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। ये लगभग 11 से 22 अवस्था तक का ये पीरियड होता है। पियाजे के अनुसार जो है संज्ञानात्मक सिद्धांत की कौन सी अवस्था मानी जाती है? चौथी अवस्था मानी जाती है। इसमें बालक जो है वो पूर्णतः चिंतन करने लग जाता है, अमूर्त तर्क प्रस्तुत करता है, परिपक्व नैतिक चिंतन और वस्तुनिष्ठ वास्तविक भूमिका इसकी बढ़ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? प्रक्षेपी परीक्षण भी आपको याद होने चाहिए। तो रोशा शाही धब्बा परीक्षण प्रक्षेपी परीक्षण है। रोजवनिक तस्वीर कुंठा परीक्षण भी आपका क्या है? परीक्षण है। 16वीं PF प्रश्नावली, ये जो है आपका अप्रक्षेपी परीक्षण है, ना कि प्रक्षेपी। अप्रक्षेपी परीक्षण है। इसके सामने क्या होता है? व्यक्ति के सामने प्रश्न रखे जाते हैं और उनका जवाब प्राप्त करके वो व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। तो 16 PF प्रश्नावली जो है वो एक प्रक्षेपी नहीं है। बाकी प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण हो गया, उसके साथ में शब्द साचर्य परीक्षण हो गया, बाल आत्मबोधन परीक्षण हो गया, सभी क्या है? प्रक्षेपी परीक्षण है।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार एक सफल कलाकार, पेंटर या गणितज्ञ कौन सी बुद्धि पाई जाती है? देखिए बुद्धि का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए थे, ध्यान से सुनिएगा। एक सामाजिक बुद्धि, एक अमूर्त बुद्धि और एक मूर्त बुद्धि, 3 प्रकार की बुद्धि बताई थी। आप सामाजिक बुद्धि के अंतर्गत कौन से होंगे? राजनेता आ गए, समाज सेवी आ गए। अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत कौन आ जाएंगे? जो कि गणितीय चीजों को समझते हैं, अमूर्त विचारों को समझ पाते हैं, जैसे कलाकार हो गए, पेंटर हो गए, गणितज्ञ मैंने बता ही दिया। तो ये ही पूछा है ना, तो ये कौन से बुद्धि के अंतर्गत आ जाएंगे? अमूर्त बुद्धि के अंतर्गत आ जाएंगे। अमूर्त बुद्धि में कौन आ गया? जैसे मैकेनिक हो गया, इंजीनियर हो गए, ये सारी चीजें जो हैं वो सारे लोग किस में आ जाएंगे? मूर्त बुद्धि में। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। किसने बताई थी बुद्धि? थॉर्नडाइक ने। संवेगात्मक बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो संवेगात्मक बुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन डेनियल गोलमैन के द्वारा किया गया था, सभी को पता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतर्नोद या ड्राइव उत्पन्न होता है। अंतर्नोद, प्रणोद, चालक, ड्राइव सारे एक ही चीज हैं। तो ये जो है वो उत्पन्न होता है जैविक आवश्यकताओं से। किससे उत्पन्न होगा? जैविक आवश्यकता। जैसे किसी व्यक्ति को भोजन की आवश्यकता से उसका भूख जो है, भूख क्या हो जाएगा? प्रणोद हो जाएगा। तो प्रणोद, और पानी की आवश्यकता के लिए प्यास, प्रणोद, है ना। भूख लगेगी तो क्या? भोजन के लिए भूख लगेगी तो भूख जो है वो प्रणोद हो जाएगा, और पानी प्यास लगेगी तो प्यास प्रणोद हो जाएगा। तो क्या क्वेश्चन पूछा है? उत्पन्न हो गया जैविक आवश्यकताओं के लिए। अभिवृत्ति का निर्माण होता है पुरस्कार व दंड द्वारा, साहचर्य द्वारा, प्रतिरूपण के द्वारा, या फिर उपयुक्त सभी। तो इसमें सभी के लिए जो है अभिवृत्ति उत्पन्न हो जाएगी। अभिवृत्ति मुख्य रूप से क्या होती है? अर्जित होती है। अभिवृत्ति क्या होती? अर्जित होती है, जो कि सीखने की प्रक्रियाओं से संबंधित होती है। साहचर्य दंड के द्वारा, पुरस्कार के द्वारा, प्रतिरूपण के द्वारा प्राप्त होती है। अर्जित होती है तो इन सभी के द्वारा की जाती है। शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है अधिगमकर्ता से, अधिगम प्रक्रिया से, अधिगम अनुभव से, या सभी से। तो ये सभी चीजों से जो है शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है। उसी के साथ में अधिगम हो गया, अधिगमकर्ता हो गया, अधिगम अनुभव हो गए। शिक्षक भी जो है वो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। मापन और मूल्यांकन हो गए, सारी चीजें आती हैं। मनोविज्ञान के संप्रदाय और मनोविज्ञान के नाम सुमिलित कीजिए पूछा है। तो इसमें देखिए संरचनात्मक किसने दिया था? संरचनात्मक विलियम वुंट के द्वारा दिया गया था। व्यवहारवाद जो है वो किसके द्वारा दिया गया? जेबी वॉटसन के द्वारा दिया गया था। जेबी वॉटसन तो इसमें है ही नहीं, तो व्यवहारवाद। उसके साथ में व्यवहारवादी और भी तो थे ना, स्किनर थे, पावलोव थे, एल थे, थॉर्नडाइक थे, टोलमैन थे। तो व्यवहारवादी स्किनर हो गया, ठीक है। उसके साथ में गेस्टोल्टवाद तो सभी को पता है। गेस्टोल्टवाद में कौन? वर्दीमर आते हैं। वर्दीमर इसमें नहीं है, तो कौन हो जाएंगे? और कोफ्ता कोलर और वर्दीमर इसमें आते हैं। कुर्त लेविन भी आते हैं। तो गेस्टाल्टवाद के तो कोफ्ता कोलर और वर्दीमर ये याद रखने हैं। उसके साथ में कुर्त लेविन भी जो है वो गेस्टाल्टवादी हैं। मनोविश्लेषणवादी सभी को पता ही है, सिगमंड फ्राइड। तो सारी चीजें आपको याद रखनी है। संरचनावादी विलियम वुंट थे, व्यवहारवादी स्किनर थे। उसके साथ में अगर व्यवहारवाद में वॉटसन जो है वे व्यवहारवाद के जनक कहलाते हैं। उसके साथ में स्किनर हो गए, पावला हो गए, सी एच हल हो गए, थॉर्नडाइक हो गए, टोलमैन हो गए, सभी व्यवहारवादी हैं। तो इसमें स्किनर दिया गया है। बच्चे अगर पता नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। गेस्टाल्टवादियों में कोफ्ता कोलर और वर्दीमर आएगी, कुर्त लेविन आएगा। मनोविश्लेषणवादी कौन मानते हैं? मनोविश्लेषण सिगमंड फ्राइड ने मनोविश्लेषणवाद का प्रबल इसमें बल दिया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक विशेष प्रकार के कीबोर्ड पर टाइप सीखने के पश्चात किसी दूसरे प्रकार के कीबोर्ड पर टाइप करना बहुत ही असुविधाजनक होता है। तो ये किस प्रकार का अधिगम अंतरण कहलाता है? तो देखिए ये कहलाता है ऋणात्मक अंतरण। जब आप किसी कीबोर्ड पर पहले सीख लेते हैं और फिर किसी दूसरे पर सीखते हैं तो आप उससे नहीं सीख पाते हैं, वो आपके लिए बहुत असुविधाजनक होता है। तो ये ऋणात्मक अधिगम अंतरण कहलाता है, नेगेटिव ट्रांसफर कहलाता है। जब आप सीखे गए कौशल या विषय वस्तु को उसमें बाधा उत्पन्न होती है तो वो ऋणात्मक होता है। धनात्मक, जब आप पहले से सीखे गए कौशल या विषय वस्तु को सीखने में दूसरी चीज उसमें सहायक होती है, वो धनात्मक होती है। और शून्य, जहां आपको कोई उसमें मतलब फर्क नहीं पड़ता है तो वो शून्य अंतरण कहलाता है। तो ये ऋणात्मक हो गया। निर्मितवाद के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है पूछा है? तो ज्ञान के हस्तांतरण का उत्तरदायी शिक्षक होता है।
तो निर्मितवाद में पहला ही जो है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ज्ञान के हस्तांतरण का उत्तरदायित्व शिक्षक नहीं, ज्ञान जो है वो सृजन पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है। नवीन का सृजन पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है। अधिगम कर्ता स्वयं सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करता है, ना कि शिक्षक के द्वारा। अधिगम एक सक्रिय विधि है और अधिगम स्वयं ज्ञान सर्जन करता है, सही है। शिक्षार्थी पर्यावरण के उद्दीपन सहायक प्रक्रिया, बाकी सारे सही हैं, परंतु ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से असुमेलित विकल्प का चयन करना है। अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत लेमार्क के द्वारा दिया गया था, तो ये सही है। जन द्रव्य का सिद्धांत सोरेंस के द्वारा दिया गया था। तो देखिए, जन द्रव्य का सिद्धांत, या इसको क्या बोलते हैं, बीज कोष का सिद्धांत, ये बीजमैन के द्वारा दिया गया था, ना कि सोरेंस के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। मौलिक गुणों का सिद्धांत ग्रेगर मेंडल के द्वारा दिया गया था। ग्रेगर मेंडल ने मटर के दानों पर प्रयोग किया था। उसी के साथ में प्राकृतिक चयन का सिद्धांत डार्विन और लेमार्क के द्वारा दिया गया था, जिसको विभिन्नता का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो बाकी सारे सही हैं। हिप्पोक्रेटस ने अपना व्यक्तित्व वर्गीकरण किसके आधार पर दिया था? तो हिप्पोक्रेटस ने जो अपने व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया था वो दिया था किसने? शरीर द्रव्य के आधार पर इन्होंने जो है वो व्यक्तित्व का प्रकारात्मक वर्गीकरण दिया था। इन्होंने व्यक्तित्व के 4 प्रकार बताए थे। अब देखिए 4 प्रकार ध्यान से सुनना है। पीला पित्त बताया था, पीला पित्त में जो व्यक्ति चिड़चिड़ा होता है, गुस्सैल होता है, वो आता है। एक काला पित्त बताया था, काला पित्त में जो व्यक्ति उदास या फिर निराशावादी होता है वो आता है। एक कफ बताया था, कफ के अंतर्गत शांत और निष्क्रिय व्यक्ति आता है, ठीक है। और एक बताया था रक्त, जिसमें कि प्रसन्न और खुश मिजाज जो व्यक्ति आता है वो आता है। तो ये 4 पित्त बताए थे हिप्पोक्रेटस ने शरीर द्रव्य के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, समायोजन के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। तो समायोजन संतुलन प्रदान करता है। समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिर जाता है। समायोजन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, चलने वाली प्रक्रिया है। समायोजन तो जीवन भर चलता है भाई, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है समायोजन। तो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, संतुलन प्रदान करता है। बिल्कुल सारी चीजें आपकी सही है। समस्या का समाधान करता है, मानसिक स्वस्थता के साथ इसका घनिष्ठ संबंध होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आरबी कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है किस तरीके की? तो आरबी कैटल ने जो है वो बुद्धि कितने प्रकार की? 2 प्रकार की बताई थी। कितने प्रकार की? 2। एक तरल बुद्धि बताई थी, फ्लूइड इंटेलिजेंसी, और एक बताई थी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंसी, ठोस बुद्धि। तो आरबी कैटल बुद्धि, तरल बुद्धि किसके तुल्य है? तो आरबी कैटल ने जो तरल बुद्धि बताई है वो किसके तुल्य मानी जाती है? ये मानी जाती है सामाजिक कारकों, वंशानुगत कारकों के मध्य। ऑप्शन नंबर सी, वंशानुगत कारकों के मध्य इन्होंने मानी। तरल बुद्धि का संबंध तर्कणा और क्षमता से है, वंशानुगत कारकों के द्वारा होती है। वही ठोस बुद्धि जो है वो पर्यावरणीय कारकों पर निर्धारित होती है, या फिर इसको आप अर्जित बुद्धि भी बोल सकते हैं। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? सी। सृजनात्मकता में मुख्यतः होता है अपसारी चिंतन या फिर पुनरुत्पादक चिंतन, अभिसारी, सामूहिक चिंतन। कौन सा होता है सृजनात्मकता में? मुख्य रूप से अपसारी चिंतन होता है। कौन सा चिंतन होगा? अपसारी चिंतन। सृजनात्मकता में आगमनात्मक तर्कण की तुलनात्मकता जो है वो अधिक पाई जाती है। अपसारी चिंतन को क्या बोलेंगे? और बहुबुद्ध चिंतन बोल सकते हैं, लेटरल चिंतन भी इसको कहते हैं। तो अपसारी चिंतन बोलेंगे सृजनात्मक, जो व्यक्ति मतलब सृजनात्मक हो, जो हर चीज में वो हो। और हमारा अंतिम प्रश्न है, व्यक्तिगत भिन्नता का अर्थ क्या होता है? 2 व्यक्तियों में शारीरिक भिन्नता होना, 2 व्यक्तियों की शारीरिक और मानसिक योग्यता में समानता होना, कोई 2 व्यक्ति शारीरिक, मानसिक या सामाजिक संवेगात्मक योग्यता में समान या फिर एक जैसे नहीं होते हैं। बिल्कुल यही तो क्या होता है? व्यक्तिगत भिन्नता होती है। 2 व्यक्ति शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से समान और एक जैसे नहीं होते हैं। हर व्यक्ति अलग अलग होता है, हर व्यक्ति, हर बालक में अलग अलग भिन्नताएं पाई जाती हैं। प्रत्येक बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है। तो ये क्या है? आपके सामने व्यक्तिगत भिन्नता है। तो ये थे आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न किसके लिए? 2nd ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक फर्स्ट पेपर जीके के लिए, फर्स्ट पेपर के लिए।
आई होप आपको ये सारे ही प्रश्न समझ में आए हो और आपने अपने स्कोर चेक किए हो। कमेंट करके बताएंगे कितने स्कोर बनते हैं। और एक और चीज़, अगर आप कहेंगे कि मैम साइकोलॉजी के मतलब पूरा रिवीजन करवा दिए एक अलग से वीडियो, अगर आप कहेंगे तो मैं साइकोलॉजी का लेकर आऊँ, और आप कहें तो एक अलग से वीडियो में एसएसटी के जो शिक्षण विधियाँ हैं सामाजिक अध्ययन की उसका लेकर आऊँ, तो ये आप कमेंट करेंगे तभी मैं लेकर आऊँगी। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।